सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक चलती है सृजन। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत कवि बिहारी द्वारा रचित जो बिहारी सतसई है, उस बिहारी सतसई का जो शीर्षक है भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में। और पिछले 4 भागों में हमने उनका अध्ययन किया। अगर आप वंचित हो तो उनको भी आप अवश्य देखिए। आज हम 5वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 5वें भाग के अंतर्गत इन 4 दोहे हमारे समक्ष है। तो चारों दोहों में क्या बताया गया है वो हम अध्ययन कर ही रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम दोहे से। कागज पर न लिखत बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। देखो, एक नायिका जो नायक से अत्यधिक प्रेम करती है, वह नायिका अपने प्रेम की भावनाओं को, क्योंकि उसका जो नायक है वह कहीं बाहर रहता है, और ऐसी स्थिति में वह अपने हृदय की भावनाओं को, अपने मन की बात को कहने के लिए कागज पर कुछ लिखना चाहती है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। कागज पर न लिखत बनत, कागज पर कुछ लिखने का प्रयास करती है तो अपनी भावनाएं प्रकट करती है। क्या कहती है कि कागज पर हम कुछ लिखने का प्रयास करें तो लिखा नहीं जाता है। कहत संदेशु लजात, और अगर किसी के माध्यम से ये संदेश हम भेजते हैं, अपने मन की भावनाओं और पीड़ाओं को प्रकट करते हुए अगर किसी के माध्यम से संदेशा भेजते हैं, तो उसमें क्या होती है, लजात, थोड़ी लज्जा महसूस होती है, क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं, मान मर्यादाओं का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वह भी हम नहीं कर सकती। लेकिन क्या हुआ, लेकिन किस बात का विश्वास है, कहिए सब तेरो ही हो। अब देखिए, लेकिन उनको एक बात का पूर्ण विश्वास है। कौन सी बात का, कि उनके जो नायक है जिनसे वो प्रेम करती है, कहिए सब तेरो ही हो, कि तुम्हारा हृदय सब कुछ कह देगा। क्या कह देगा, मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की बात तुम्हारे समक्ष अपने आप ही प्रस्तुत कर देगा। क्योंकि हम जो पीड़ा, वियोग की पीड़ा जो हम झेल रही है या अनुभव कर रही है, वह वियोग की पीड़ा आपका हृदय भी उसी प्रकार की भावनाओं से पीड़ित हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से आपका हृदय हमारे हृदय की समस्त बातों को आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो आत्मीय प्रेम है। तो इसलिए हमको इस बात का विश्वास है कि हम अगर कागज के माध्यम से या संदेशा देने के माध्यम से अगर आप तक संदेशा नहीं पहुंचा सकते हैं, तो भी हमको ये विश्वास है कि तुम्हारा हृदय हमारे हृदय की बात को सब कुछ प्रकट कर देगा। ये उनको, एक नायिका को विश्वास है। तो यहाँ पर ये पद्यांश का भाव प्रकट हुआ। अब यहाँ पर एक बात कि संदेश देने की बात चल रही है, वह चल रही है, तो कहीं न कहीं वियोग अवस्था का वर्णन हुआ। तो वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगले हम देखते हैं। कहत सबे बेंदी दियो अंक 10 गुनो होत। आपने गणित में पढ़ा होगा कि एक, अगर ये संख्या लिखी हुई है 1, अब इसके बाद में अगर 0 लगा दी जाए, बिंदी लगा दी जाए, तो 1 में अगर बिंदी लगाई जाए तो कितने गुना महत्व बढ़ गया इसका, 10 गुना। इस अंक की कीमत कितने गुना बढ़ गई, 10 गुना। अगर 100 में 1 और 0 लगा दी जाए तो भी 100 होते ही कितनी बढ़ गई, 10 गुना। अगर किसी अंक के सामने बिंदी लगाते हैं तो उस अंक की कीमत कितने गुना बढ़ जाती है, 10 गुना। तो इसी बात को कवि ने भी प्रकट किया है कि कहत सबे बेंदी दियो, कि सब कहते हैं इस बात को कि किसी भी अंक के सामने अगर बेंदी लगा दी जाए, बेंदी का मतलब बिंदी लगा दी जाए, तो अंक 10 गुना होत, तो उस अंक का महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। स्पष्ट बात। अब यहां पर क्या कहना चाहते हैं, तिये ललार बेंदी दियो। लेकिन तिये का मतलब नारी, नारी कौन, नायिका। यहां नायिका शब्द ही हमको प्रयोग करना है। लेकिन नायिका के लिलार पर
ललाट पर बेंदी दियो, बेंदी लगाने पर नायिका की ललाट पर अगर बिंदी लगा दी जाए तो क्या होता है, अनगिनत बढ़त उदोत, उसका सौंदर्य अनगिनत रूप से बढ़ जाता है। आगे नहीं तो अनगिनत रूप से बढ़त उदोत, उसका सौंदर्य अनगिनत रूप से बढ़ जाता है, गिन ही नहीं सकते। अंकों में तो फिर भी 10 गुना बढ़ता है, लेकिन नायिका के ललाट पर अगर बिंदी लगा दी जाए तो बिंदी लगाने पर जो सौंदर्य बढ़ता है, उसका अद्भुत सौंदर्य बढ़ता है, वह उसकी कोई कह नहीं सकता, अनगिनत रूप से उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब अगले में भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात। देखो यहाँ पर इस पद्यांश में बहुत ही सुंदर तरीके से कितना अद्भुत वर्णन किया है वो देखिए कि दीठी का मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, दीठी न परतु दिखाई नहीं पड़ता है, समान दूती समान चमक, समान चमक होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। क्या समान चमक, कनक कनक से गात, कनक का मतलब सोना और कनक से गात और सोने जैसा शरीर, गात का मतलब शरीर, सोना और सोने जैसा शरीर, मतलब नायिका का रंग भी कैसा है, स्वर्णिम, और आभूषण सोने के कैसे हैं, सोने के। तो जब दोनों का एक ही रंग हो गया तो फिर दिखाई नहीं पड़ता, समान चमक होने के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा कि नायिका का शरीर कहां पर है और सोने के आभूषण कहां पर है, दूर से कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल एक जैसे रंग हो जाने के कारण एक में ही मिल जाते हैं। भूषण कर करकस लगे, भूषण अर्थात आभूषण, कर का मतलब हाथों को, करकस का मतलब कठोर, लगते हैं। तो जब परसी पिछाने जाते, परसी का मतलब स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है, परसी का मतलब स्पर्श, स्पर्श पिछाने जाते पहचाना जा सकता है, कब, केवल स्पर्श करने मात्र से ही उसको पहचाना जा सकता है, क्योंकि आभूषण जो है हाथों को कठोर लगते हैं, और जब हाथों को कठोर आभूषण लग रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि इस जगह आभूषण है और इस जगह शरीर, क्योंकि उनका शरीर सुंदर है, सोने के समान है, लेकिन कठोर नहीं है। तो कैसे पहचानने की रीति बताइए, कवि ने क्या पहचानने की तरकीब क्या बताई, तरीका, तो तरीका बताया कि केवल स्पर्श के माध्यम से उसको पहचाना जा सकता है। इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। अब अगला देखते हैं, अंग अंग नग जगमगत। यहां भी देखिए, पहले इसमें एक बात और बता दूं मैं, कनक कनक से गात, कनक कनक से गात, कनक और कनक के समान शरीर, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार हो गया। नीचे भूषण कर कस लगे परे से पिछाने जा, ये जो दोहा है इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है, अब अगला देखिए, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग का मतलब नायिका के सौंदर्य का वर्णन, कि नायिका के प्रत्येक अंग पर जो पहने हुए आभूषण है उसके अंदर नग जो मोती है जगमगत इस प्रकार जगमगाते हुए दिखते हैं, दीप सिकासी देह, दीप सिका की देह के समान उसके शरीर पर, यहां से अर्थ लेंगे हम, दीप सिका के समान उसके शरीर पर प्रत्येक अंग पर ये नग मोती इस प्रकार जगमगाते हुए दिखते हैं कि दियो बढ़ाए हुई रहे, बड़ो उजारोगे, कि दीपक बुझाने के बाद भी घर में बहुत उजियारा रहता है। गेह का मतलब घर, कि दीपक बढ़ाएगा मतलब बुझाने के बाद, दीपक बुझाने के बाद भी, दिया बढ़ाए, दीपक बुझाने के बाद भी घर में अत्यधिक उजियारा रहता है। किस बात से, कि नायिका के दीपशिखा के समान उस शरीर पर ये मोती इस प्रकार चमकते हैं, नग इस प्रकार चमकते हैं अंग पर कि दीपक बुझा दिया जाए तो भी घर में अत्यधिक प्रकाश विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर देखो कितने रोचक वर्णन किया है, एक दो में दो अलंकारों का प्रयोग कर दिया। कैसे, कि अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग दीप सिकासी देह, या दीप सिका से तुलना किसी की गई है देह से, देह की तुलना किसी की गई है दीप सिका से। तो यहां पर उपमा अलंकार, यहां पर उपमा अलंकार, और नीचे की पंक्ति में दियो बढ़ायो ही रहे बड़े उजारोगे,
कि दीपक बुझाने के बाद भी घर में अत्यधिक प्रकाश रहता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सब जानते हैं दीपक बुझाने के बाद में प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा होता है। इस बात पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहां पर दीपक बुझाने के बाद में क्या कह रहे हैं, घर में अत्यधिक उजाला होता है। तो इसका मतलब क्या है कि विरोध नहीं होने पर भी विरोध प्रकट किया जा रहा है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार हो गया। ऊपर की पंक्ति में ऐसा नहीं पूरे पद्यांश में तुम मान के चलो कि सब उपमा अलंकार हो गया या विरोधाभास हो गया, ये अलग अलग है। ऊपर की पंक्ति में उपमा अलंकार और नीचे की पंक्ति में विरोधाभास अलंकार। जब व्याख्या है तो दोनों लिख देंगे, विरोधाभास और उपमा अलंकार का प्रयोग है। लेकिन परीक्षा में अगर अलंकार की बात पूछी जाए तो हमको ऊपर की पंक्ति का अलग बताना, नीचे की पंक्ति का अलग बताना। एक पंक्ति आती है परीक्षा में तो जैसी पंक्ति है उसके अनुसार ही हमको अलंकार बताना है। ठीक है, तो ये पद्यांश भी हमारे समझ में आ गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इससे जो प्रश्न बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। अब देखिए इसकी व्याख्या जो भाषा में बताता रहता हूं उसी प्रकार की भाषा इसकी भी रहेगी कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग में जो लिखना है उसको हम उसी प्रकार लिख देंगे जैसे लिखते हैं। तो एक बार बता देता हूं बोल के कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के नीति श्रृंगार और भक्ति के दोहे नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने नायिका के सौंदर्य का अद्भुत ही चित्रण किया है। यह इसका नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऊपर का गाना गाता है, तीनों में तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन एक जो बच रहा है इसमें नायिका के विरह की स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें तीनों में नायिका के सौंदर्य का वर्णन। बहुत ही रोचक ये पाठ था और हमने पूरा पाठ पढ़ा भी है और सारी बातें हमारे समझ में भी आ गया होंगे। लेकिन इस पाठ को हम बारीकी से समझे, अध्ययन करें, तो अध्ययन करने से या सुनने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ हमको अपनी कॉपी में भी नोट करना होगा। इनकी प्रसंग व्याख्या भी लिखनी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रश्नों को भी हमको हल करना होगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हर वर्ष इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको उनके उत्तर आ जाए, कहीं हमारी कोई कमी नजर न आए, इसलिए इस पाठ को हमको तैयार करना जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूं आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और परीक्षाओं में भी अच्छे अंक लेकर के आएंगे, ऐसी मुझे आशा है। अब मिलते हैं अगले पाठ में, क्योंकि अब अगला पाठ प्रारंभ होगा, ये पाठ कंप्लीट हो गया है। तो अगले पाठ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।